हालचाल। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टार्स विजन क्लासेस पर, जिस पर आप सभी पढ़ते हैं बीएससी के लिए जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, जिसमें कि आज हम आप सभी के लिए बीएससी 5th सेमेस्टर की जूलॉजी क्लास लेकर आए हैं, जिसमें कि आपकी बुक चल रही है डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट्स एंड इकोनॉमिक जूलॉजी, जो कि आपका फर्स्ट पेपर है और इसमें कि हमारा लेक्चर जो है वो दूसरा लेक्चर है। इससे पहले की एक लेक्चर हमारी हुई है, प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई है, आप सभी वहां से जाकर देख सकते हैं। और उससे पहले मैंने सिलेबस की 2 वीडियोस बनाई हुई थी, दोनों पेपर की सिलेबस की, तो आप सभी चाहें तो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। चैनल पर नया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सारी वीडियोस आप सभी को मिलने वाली है हमारे चैनल पर। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करते रहें, और आप सभी अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पर आप सभी को नोट्स से रिलेटेड सारी हेल्प जो है वो प्रोवाइड कराई जाती है। तो पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ाई की थी, क्या स्टडी की थी, हमने पैरामीशियम कॉर्डेटम की हम स्टडी कर रहे थे। पैरामीशियम कॉर्डेटम के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी हमने लास्ट टाइम पर की थी। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करने वाले हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम कॉर्डेटम। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम कॉर्डेटम में हम सबसे पहले साइटोप्लाज्म की स्टडी करेंगे। क्या होता है साइटोप्लाज्म? द साइटोप्लाज्म ऑफ बॉडी इज क्लियरली डिफरेंशिएटेड इनटू 2 रीजन्स, यानी कि जो पैरामीशियम की बॉडी में साइटोप्लाज्म होता है वो क्लियरली यानी कि स्पष्ट रूप से 2 रीजन्स, 2 क्षेत्रों में विभाजित होता है। क्लियरली डिफरेंशिएटेड इनटू 2 रीजन्स। जो साइटोप्लाज्म होता है पैरामीशियम में वो स्पष्ट रूप से 2 क्षेत्रों में विभाजित होता है, जिसमें कि फर्स्ट क्या होता है एक्टोप्लाज्म एंड सेकंड होता है एंडोप्लाज्म। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एक्टोप्लाज्म क्या होता है। The narrow peripheral clear and dense zone is called ectoplasm or cortex, यानी कि जो नैरो यानी कि सकरा, पेरिफेरल यानी कि किनारे से लगा हुआ, क्लियर स्पष्ट एंड डेंस घना जो क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है? एक्टोप्लाज्म या फिर कॉर्टेक्स कहलाता है। साइटोप्लाज्म का जो सकरा, किनारे से लगा हुआ, पेरिफेरल यानी कि उसको हम सीमावर्ती क्षेत्र कह सकते हैं, पेरिफेरल, क्लियर यानी कि स्पष्ट एंड डेंस घने जो क्षेत्र होते हैं, डेंस जोन जो होते हैं साइटोप्लाज्म के, वो क्या कहलाते हैं? एक्टोप्लाज्म या फिर कॉर्टेक्स कहलाते हैं। इट इंक्लूड्स द स्ट्रक्चर ऑफ द इंफ्रासेल्युलर सिस्टम एंड द ट्राइकोसाइट्स, यानी कि ये जो एंडोप्लाज्म होता है इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर इंक्लूड होते हैं? पैरामीशियम का इंफ्रासेल्युलर सिस्टम एंड ट्राइकोसाइट्स इसमें इंक्लूड होता है। इंफ्रासेल्युलर सिस्टम एंड ट्राइकोसाइट्स की स्टडी हम आगे करेंगे। इसके बाद सेकेंड है एंडोप्लाज्म। एंडोप्लाज्म क्या होता है? द लार्ज सेंट्रल ग्रैन्युलर एंड सेमी फ्लूइड जोन इज द एंडोप्लाज्म और मेड्यूला, यानी कि लार्ज सेंट्रल ग्रैन्युलर यानी कि कणिका में, एंड सेमी फ्लूइड जोन यानी कि जो साइटोप्लाज्म का लार्ज सेंट्रल ग्रैन्युलर एंड सेमी फ्लूइड जोन होता है उसे हम क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्म या फिर मेड्यूला कहते हैं। इट इंक्लूड्स द यूजुअल सेल कंपोनेंट्स, इसमें सामान्य रूप से सेल कंपोनेंट्स इंक्लूड होते हैं, जैसे कि कौन कौन से? लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी एंड राइबोसोम्स एक्सेट्रा। यानी कि जो एंडोप्लाज्म होता है वो साइटोप्लाज्म का लार्ज सेंट्रल ग्रैन्युलर एंड सेमी फ्लूइड जोन होता है, जिसमें कि यूजुअल सेल कंपोनेंट्स यानी कि सामान्य रूप से सेल कंपोनेंट्स, सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी एंड राइबोसोम्स। तो ये हो गया साइटोप्लाज्म। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इंटरनल स्ट्रक्चर में नेक्स्ट पॉइंट क्या है? साइटोप्लाज्म का फर्स्ट सेकंड क्या है हमारा? सेकंड है इंफ्रासेल्युलर सिस्टम। इंफ्रासेल्युलर सिस्टम कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द बेसल बॉडीज एंड काइनेटोडेस्मेटा, यानी कि इंफ्रासेल्युलर सिस्टम जो होता है वो किससे बना होता है? बेसल बॉडीज एंड काइनेटोडेस्मेटा से मिलकर इंफ्रासेल्युलर सिस्टम बनता है। तो बेसल बॉडीज क्या होती हैं? The base of each cilium is produced into a tube-like structure called basal body or kinetosome, यानी कि the base of each cilium, प्रत्येक सीलियम का जो बेस होता है is produced into a tube-like structure, वह एक ट्यूब-like स्ट्रक्चर में प्रोड्यूस होता है, जिसे कि बेसल बॉडी या फिर काइनेटोसोम कहते हैं। यानी कि पैरामीशियम में जो सीलिया प्रोड्यूस होता है वो एक ट्यूब-like स्ट्रक्चर में प्रोड्यूस होता है, जिसे कि हम क्या कहते हैं? बेसल बॉडी या फिर काइनेटोसोम कहते हैं। इट इज फॉर्म्ड बाय द थिकेंड बेसल एंड्स ऑफ सीलियम, यानी कि बेसल बॉडीज किससे बनती हैं? इट इज फॉर्म्ड बाय द थिकेंड बेसल एंड्स ऑफ सीलियम। सीलियम की जो आधारीय जो एंड होता है, उसका जो आधार वाला भाग होता है, जो आधार वाला किनारा होता है, उसे क्या कहते हैं? जो वो वहाँ पर वो बहुत मोटा होता है, जिसे कि बेसल बॉडी के नाम से जाना जाता है। पैरामीशियम का जो सीलिया होता है
उसके आधार वाले भाग में उसकी मोटाई ज़्यादा होती है, जिसे कि हम बेसल बॉडीज के नाम से जानते हैं। काइनेटोडेस्मेटा क्या होता है? काइनेटोडेस्मेटा एसोसिएटेड क्लोजली विद बेसल बॉडीज ऑफ सीलिया एंड lying in the ectoplasm is a system of specialized fibrils called kinetodesmal fibrils, यानी कि यह बेसल बॉडी से क्लोजली एसोसिएटेड होता है, यह सीलिया के बेसल बॉडीज से क्लोजली एसोसिएटेड होता है। क्या? काइनेटोडेस्मेटा एंड लाइंग इन द एक्टोप्लाज्म, एंड एक्टोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, एक्टोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। इज अ सिस्टम ऑफ स्पेशलाइज्ड फाइब्रिल्स, एक स्पेशलाइज्ड फाइब्रिल्स के सिस्टम के रूप में यह एक्टोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, जिसे कि काइनेटोडेस्मल फाइब्रिल्स कहते हैं। जो काइनेटोडेस्मेटा होता है वह एक्टोप्लाज्म में एक स्पेशलाइज्ड फाइब्रिल्स के सिस्टम के रूप में प्रेजेंट होता है, जिन फाइब्रिल्स को क्या कहते हैं? काइनेटोडेस्मल फाइब्रिल्स कहते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो एक्टोप्लाज्म होता है उसमें इंफ्रासेल्युलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, तो उसमें जो काइनेटोडेस्मेटा होता है वह स्पेशलाइज्ड फाइब्रिल्स के सिस्टम के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है ट्राइकोसाइट्स। ट्राइकोसिस्ट क्या होते हैं? क्या होते हैं ट्राइकोसिस्ट? ट्राइकोसिस्ट आर पेक्यूलियर रॉड लाइक और ओवल ऑर्गेनल्स। ट्राइकोसिस्ट जो होते हैं वो पेक्यूलियर रॉड लाइक या फिर ओवल यानी कि अंडाकार संरचनाएं होती हैं, अंग होते हैं, प्रेजेंट थ्रू आउट द एक्टोप्लाज्म, जो कि एक्टोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, अल्टरनेटिंग विद बेसल बॉडीज, बेसल बॉडी के अल्टरनेट में ये प्रेजेंट होते हैं, एंड ओरिएंटेड एट राइट एंगल टू द बॉडी सरफेस, एंड बॉडी सरफेस के राइट एंगल पर प्रेजेंट होता है या फिर ओरिएंटेड होते हैं। इट इज बिलीव्ड दैट दीज आर ऑर्गेनल्स ऑफ डिफेंस, यह माना जाता है कि जो ट्राइकोसिस्ट होते हैं वो पैरामीशियम के डिफेंस ऑर्गेनल्स होते हैं, उसके रक्षक अंग होते हैं, पैरामीशियम के रक्षक अंग होते हैं ट्राइकोसिस्ट। नेक्स्ट क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की बात करेंगे हम। तो पैरामीशियम जो होता है वो हेट्रोकैरियोटिक होता है, क्योंकि इसमें 2 टाइप के न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट होता है मैक्रोन्यूक्लियस एंड सेकेंड होता है माइक्रोन्यूक्लियस। पैरामीशियम इज हेट्रोकैरियोटिक, पैरामीशियम हेट्रोकैरियोटिक होता है एज इट पोजेसेस 2 टाइप ऑफ न्यूक्लियाई, क्योंकि इसमें 2 प्रकार के न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट है मैक्रोन्यूक्लियस। क्या होता है? द मैक्रोन्यूक्लियस इज किडनी शेप्ड। जो मैक्रोन्यूक्लियस होता है वो किडनी शेप्ड होता है। इट इज पॉलीप्लॉइड एंड पोसेसेस मेनी न्यूक्लियोलाई, यह पॉलीप्लॉइड होता है और इसमें बहुत सारे न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट होते हैं, एंड मच मोर क्रोमेटिन, और इसमें बहुत अधिक मात्रा में जो होता है क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है। किसमें? मैक्रोन्यूक्लियस में क्रोमेटिन मटेरियल अधिक मात्रा में प्रेजेंट होता है। इट कंट्रोल्स द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ सेल, और जो मैक्रोन्यूक्लियस होता है वो क्या करता है? वह सेल की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्या है? माइक्रोन्यूक्लियस। सेकंड न्यूक्लियस का सेकंड पार्ट होता है माइक्रोन्यूक्लियस। माइक्रोन्यूक्लियस क्या होता है? इट इज यूजुअली स्फेरिकल विथ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यह यूजुअली स्फेरिकल होता है एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ, इसमें एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और यह यूजुअली स्फेरिकल होता है, एंड डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, और इसमें जो क्रोमोसोम्स की संख्या होती है वो डिप्लॉयड होती है। इट कंट्रोल्स द रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। माइक्रोन्यूक्लियस का क्या वर्क होता है? माइक्रोन्यूक्लियस जो होता है वो पैरामीशियम की रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज को क्या करता है? कंट्रोल करता है। पैरामीशियम की रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज को कौन कंट्रोल करता है? तो माइक्रोन्यूक्लियस कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉन्ट्रैक्टाइल एपरेटस। कॉन्ट्रैक्टाइल एपरेटस की हम बात करेंगे। इन पैरामीशियम देयर आर 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स ऑक्यूपाइंग फिक्स्ड पोजीशन इन एंडोप्लाज्म, यानी कि पैरामीशियम में 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब संकुचनशील रिक्तिकाएं, वैक्यूल्स मतलब रिक्तिकाएं होती हैं। पैरामीशियम में 2 संकुचनशील रिक्तिकाएं होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होती हैं, ऑक्यूपाइंग द फिक्स्ड पोजीशन इन एंडोप्लाज्म, जो कि एंडोप्लाज्म में अपनी फिक्स्ड पोजीशन रखती हैं। जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होती हैं वो एंडोप्लाज्म में अपनी फिक्स्ड पोजीशन रखती हैं। Contractile apparatus includes some of the tubules of endoplasmic reticulum and nephridial tubules, यानी कि जो contractile apparatus होता है वो कुछ endoplasmic reticulum के tubules and कुछ nephridial tubules को include करता है, यानी कि contractile apparatus में कुछ endoplasmic reticulum tubules and कुछ nephridial tubules जो होती हैं वो include होती हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? फूड वैक्यूल्स। फूड वैक्यूल्स की हम बात करेंगे। Numerous non-contractile food vacuoles can be seen moving with the streaming endoplasm,
इंडोप्लाज्म यानी कि न्यूमरस कुछ नॉन कंडक्टाइल फूड वैक्यूल्स जो होती हैं कैन बी सीन मूविंग विद द स्ट्रीमिंग एंडोप्लाज्म। जो न्यूमरस यानी कि कुछ नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल फूड वैक्यूल्स किस तरीके से देखी जाती हैं, स्ट्रीमिंग एंडोप्लाज्म के साथ मूव करते हुए देखी जा सकती हैं। दे डिफर इन शेप एंड साइज अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ इंगेस्टेड फूड पार्टिकल्स, यानी कि यह शेप एंड साइज में डिफरेंट हो सकती हैं किसके अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ इंगेस्टेड फूड पार्टिकल्स, जैसा फूड पार्टिकल उन्होंने इंगेस्ट किया होगा उस आधार पर इनका शेप एंड साइज डिफरेंट हो सकता है। बट मोस्टली दे आर राउंडेड, यानी कि अधिकतर इनका शेप जो होता है वो राउंडेड ही होता है। बट कुछ कारणों से इंगेस्टेड फूड मटेरियल्स फूड पार्टिकल्स के नेचर के आधार पर इनका शेप एंड साइज कभी कभी डिफरेंट हो जाता है, बट मोस्टली ये राउंडेड ही होती है। नेक्स्ट क्या है, लास्ट पॉइंट हमारा साइटोपाइज। नियर पोस्टीरियर एंड ऑफ बॉडी, यानी कि बॉडी के पोस्टीरियर एंड पर अ लिटिल बिहाइंड साइटोस्टोम के कुछ पीछे a small portion of ectoplasm and pellicle is weak, यानी कि पोस्टीरियर एंड के पास बॉडी के पोस्टीरियर एंड के पास साइटोस्टोम के कुछ पीछे एक्टोप्लाज्म का एक छोटा पोर्शन, एक छोटा भाग और पेलिकल और एक्टोप्लाज्म का एक छोटा भाग जो होता है वो वीक होता है, कमजोर होता है। एट द टाइम ऑफ इगेशन a minute aperture called cytoplasm is visible, यानी कि जो इगेशन वाला टाइम होता है, यानी कि जो त्याज्य पदार्थ होते हैं पैरामीशियम के, जो त्याज्य पदार्थ होते हैं जब वो उनको शरीर के बाहर निकालता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इगेशन कहते हैं। उस टाइम पर जब इगेशन होता है, पैरामीशियम जब इगेशन करता है उस टाइम पर अ माइन्यूट अपर्चर कॉल्ड साइटोपाइज, उस टाइम पर जो एक माइन्यूट अपर्चर छोटा अंग होता है जिसे साइटोपाइज कहते हैं वह दिखाई देता है। सो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी कमेंट करके जरूर बताया करें कि वीडियो आप सभी को कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में हम पैरामीशियम के रिप्रोडक्शन की स्टडी करेंगे। पिछले वीडियो में हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात की, आज की इस वीडियो में हमने पैरामीशियम के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात की। रह गया रिप्रोडक्शन का टॉपिक जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी कमेंट करके जरूर बताया करें कि वीडियो आप सभी को कैसी लगी। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें और भी लोगों को हमारे चैनल से जोड़ें। अधिक जानकारी के लिए आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर किया करें और वीडियो को शेयर कर दिया करें। थैंक्स।